नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 8 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है व्यापार एवं उपभोक्ता संरक्षण। इसमें हम अभी व्यापार वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत पार्ट 22 जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो एक देश की सीमा के भीतर जो व्यापार किया जाता है, जो खरीद फरोख्त होती है, क्रय विक्रय होता है, उसको हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। ठीक है। तो हमने जो पिछला वीडियो देखा था, जो भाग 2 था, उसमें हमने क्या चीज़ें देखी थी। उसमें हमने जाना था कि जो फुटकर व्यापार है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है भ्रमणशील फुटकर व्यापार और एक होता है स्थायी दुकानों पर फुटकर बिक्री। तो भ्रमणशील फुटकर व्यापार के बारे में हमने जाना था और स्थायी दुकानों पर फुटकर बिक्री के बारे में भी जाना था। जो स्थायी दुकानों पर फुटकर बिक्री होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है छोटे पैमाने पर और दूसरी होती है बड़े पैमाने पर। तो छोटे पैमाने का स्थायी दुकान फुटकर व्यापार और बड़े पैमाने के स्थायी दुकान फुटकर व्यापार के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो जो बड़े पैमाने का स्थायी फुटकर व्यापार होता है वो कई प्रकार से आपके सामने आपको होता हुआ दिखता है। ठीक है ना। कौन कौन से टाइप से दिखता है? विभागीय भंडार के रूप में दिखता है, सुपर बाजार के रूप में दिखता है और उपभोक्ता सहकारी भंडार के रूप में दिखता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके प्रकार और भी हैं, जो कि हम धीरे धीरे आज के वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना। तो हमने जो पढ़ लिया है अभी तक, विभागीय भंडार, सुपर बाजार और उपभोक्ता सहकारी भंडार के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बहुसंख्यक दुकानों की। उससे पहले हम बात करते हैं आपके साथ में अपना जो आप मेरे से जो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेजेस के द्वारा बात कर सकते हैं या फिर आप शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच इस पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध रहता है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बात अगर करी जाए तो आपने कई बार अपने जो शहर है उसमें ऐसी दुकानें देखी होंगी जो कि एक ही प्रकार की वस्तुओं में और एक ही ब्रांड की वस्तुओं को बेचती हैं। जैसे ये मैं अभी बाटा का एक उदाहरण शेयर कर रहा हूँ। बाटा की दुकानें आपके शहर में ज़रूर होंगी और एक जगह पर नहीं होंगी। 3, 4, 5, 6, 10 जिस हिसाब से भी आपका शहर बड़ा है, जितना भी बड़ा है उसके हिसाब से जो दुकानें हैं उनकी संख्या आपके शहर में होगी। तो बाटा के शोरूम आपने कई सारे शोरूम अपने शहरों में देखे होंगे। तो ये क्या होती है, ये दुकानें कैसी होती हैं? ठीक है ना। ये दुकानें सबकी सब एक ही नाम से चलती हैं। ठीक है ना। बाटा के नाम से चल रही है। देख रहे हो, इसमें आपको क्या खरीदने को मिलता है? चमड़े के जूते या फिर दूसरे प्रकार के जूते। ठीक है ना। और भी जो बैग वगैरह हैं, सैंडल्स हैं। ठीक है ना। तो ये फुटवेयर से रिलेटेड जो बेसिकली होती है वो ब्रांड है बाटा। आप जानते होंगे इसको। तो ये क्या होती हैं? ये एक प्रकार का इसमें सामान होता है, एक ही नाम से चलती हैं और एक ही प्रकार के आप देखोगे जो इनके अंदर की जो डिज़ाइनिंग है वो भी लगभग एक ही प्रकार की रहती है। ठीक है ना। कोई ज़्यादा फर्क अंदर इंटीरियर में होता नहीं है। तो ये कहलाती हैं बहुसंख्यक दुकानें। ठीक है ना। ऐसी दुकानें जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं, बहुसंख्यक दुकानें इनको कहा जाता है। तो बड़े बड़े जो विनिर्माता होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो ग्राहकों के समीप, ग्राहकों के पास में ही दुकानें स्थापित कर ग्राहकों तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी जो बहुसंख्यक दुकानें होती हैं, ये क्या होती हैं? इनका जो मालिक होता है, ठीक है ना, वो एक ही होता है, वो विनिर्माता ही होते हैं। ठीक है ना। इसके जो मालिक होते हैं वो मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो ये क्या होती हैं? ये एक समान नाम, समान साज सज्जा और एक ही ब्रांड के एक ही प्रकार के उत्पादों की बिक्री करने वाली फुटकर विक्रय दुकानें होती हैं। उनको कहा जाता है बहुसंख्यक दुकानें। ठीक है ना। इन दुकानों के स्वामी बड़े बड़े विनिर्माता अथवा उत्पादक होते हैं तथा वो ही इनको चलाते हैं। ये शहर के विभिन्न क्षेत्रों में या देश के विभिन्न शहर अथवा नगरों में अनेकों शाखाएं खोलते हैं। आप देखते होंगे। इन्हें श्रृंखला भंडार कहा जाता है। ठीक है ना। इनको श्रृंखला भंडार भी हम कहते हैं। बहुसंख्यक दुकानों का एक नाम श्रृंखला भंडार भी है। एक ही प्रकार की वस्तुएं यहाँ बेची जाती हैं जो कि अधिकांश रूप से दैनिक उपयोग की वस्तुएं
होती हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दिखाया वो फुटवेयर वाला ब्रांड था। दुकानों पर एक समान वस्तुओं का मूल्य भी एक जैसा ही होता है, ठीक है ना। तो अगर आप बाटा के एक शोरूम में जाएंगे तो वही प्राइस मिलेगा जो दूसरे शोरूम में मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पर प्राइस में आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बाटा किसी एक मोहल्ले में जाके खरीद रहे हैं तो आपको रेट दूसरा मिल रहा है, दूसरे मोहल्ले में बाटा की दुकान से खरीद रहे हैं तो दूसरा रेट मिल रहा है। सब जगह रेट आपको एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुसंख्यक दुकानों के लाभ क्या हैं? सबसे पहला लाभ है कि ग्राहकों को दुकानें पहचानने में बहुत सुविधा होती है। आप बाटा का अगर खाली लोगो बना हुआ देखोगे, बाटा का नाम लिखा हुआ देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर शूज़ मिलते हैं, आप यहाँ से शूज़ खरीद सकते हो। वितरण प्रक्रिया में लगे मध्यस्थ जो होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता, वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? उसमें वो रहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये उत्पादक द्वारा सीधे ये दुकानें खोली जाती हैं, तो उत्पादक सीधे सीधे ग्राहक से जुड़ जाता है। बीच में जो बिचौलिए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बड़ी मात्रा में खरीद और उत्पाद का लाभ इसको मिलता है, और साथ साथ जो बीच में पैसा देना पड़ता थोक और फुटकर व्यापारियों को, वो भी इसमें बच जाता है, ठीक है ना। तो ये और क्या होता है, एक साथ विज्ञापन हो जाता है। एक साथ विज्ञापन होने से विज्ञापन के व्यय में काफ़ी बचत होती है, ठीक है ना। अगर किसी एक आदमी की केवल एक ही दुकान है तो वो कितना प्रचार कर सकता है, कितना विज्ञापन कर सकता है? बहुत ज़्यादा विज्ञापन नहीं कर सकता है। अब ये जो बहुसंख्यक दुकानें होती हैं, उत्पादक बहुत बड़ी संख्या में दुकानें खोल के रखते हैं, तो अगर वो एक भी विज्ञापन जारी करते हैं किसी समाचार पत्र में या टेलीविज़न में, तो उससे आकर्षित होकर उसकी सारी की सारी दुकानों का प्रचार हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, एक साथ विज्ञापन होने से जो विज्ञापन का खर्चा है वो भी बचता है। कम मूल्य में सामान मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में कमीशन आप दे नहीं रहे, आपके पास ना थोक व्यापारी हैं ना फुटकर व्यापारी हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनके परिचालन में और इनके जो परिचालन है उसमें पैसा भी कम खर्च होता है और वितरण में मध्यस्थ नहीं होते हैं। नकली सामान और बेईमानी की संभावना इसमें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी ओन्ड है, इसको सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर चला रहा है। तो मैन्युफैक्चरर जो माल बना रहा है सीधे सीधे वही माल इसमें आपको खरीदने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें बहुसंख्यक दुकानों के लिमिटेशन की, उनकी क्या सीमाएं हैं, ठीक है ना। उनके क्या, अभी तो हमने लाभ के बारे में बात करी, अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे लाभ ही हों। तो सबसे बड़ी जो सीमा है कि ग्राहकों के पास चयन की सीमित सुविधा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो दुकानें होती हैं इसमें जो किस्में हैं वो बहुत सारी किस्में नहीं होती हैं, बहुत ही कम किस्मों की जो चीज़ें होती हैं उनका ही व्यापार करती हैं, और एक जैसी ही वस्तुएं इसमें आपको अधिकतर देखने को मिलती हैं। इसलिए अगर ग्राहक को आपका ब्रांड पसंद नहीं है, अगर आपका ब्रांड में कुछ आपका जो माल चाहता है ग्राहक वो नहीं मिल पा रहा है, उस टाइप का प्रोडक्ट आपके दुकान पर नहीं है, तो उसको मजबूरन आप दूसरी दुकान पर जाना पड़ेगा, दूसरे ब्रांड का खरीदना है तो, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही ब्रांड का माल है। इन दुकानों पर वस्तुओं की केवल नकद बिक्री की जाती है, तो इसलिए अगर ग्राहक उधार की सुविधा चाहता है तो वो उसको नहीं मिल पाती है। मोल भाव नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें आप जाकर मोल भाव नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मूल्य का निर्धारण कहाँ होता है, केंद्रीय कार्यालय में होता है। जो उनके सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होते हैं, जो उत्पादक होता है वही मूल्य का निर्धारण करता है, ठीक है ना। तो और दुकानों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए दुकानदार चाहकर भी जो दुकान के जो विक्रय करता है वो आपको डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते हैं। उनका फिक्स प्राइस रहेगा, ठीक है, कोई मोल भाव उसके अंदर नहीं होगा। प्राय शाखा प्रबंधकों द्वारा, जो शाखा के मैनेजर होते हैं उनके द्वारा ये नियंत्रित होती हैं, और मुख्यालय जो उनका जो सेंट्रल ऑफिस होता है, हेडक्वार्टर होता है, वहाँ के डायरेक्शंस का पूरी तरह पालन करती हैं, ठीक है ना। जो निर्देश आते हैं मुख्यालय से, किस प्रकार से माल को लगाना है, कौन कौन से मालों को बेचना है, ठीक है ना, वो सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस मुख्यालय से आते हैं उनका पालन जो शाखा प्रबंधक हैं, जो ब्रांच के मैनेजर हैं वो करते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं डाक आदेश फुटकर व्यापार की, ठीक है। तो डाक क्या होती है आपको पता है, पोस्ट, ठीक है ना। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार के फुटकर व्यापार में उपभोक्ताओं से जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है और उन्हें वस्तुओं को देना, ये सब का सब किस तरीके से किया जाता है, डाक द्वारा किया जाता है, डाक प्रणाली से किया जाता है, मतलब पोस्ट ऑफिस या कुरियर के माध्यम से किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि पोस्ट ऑफिस या कुरियर के माध्यम से संप्रेषण भी होता है, आपके पास तक सूचना पहुंचती है कि कौन कौन से माल हैं, और जो अगर आप माल ऑर्डर करते हो तो उसकी जो सुपुर्दगी है, उसकी जो डिलीवरी है वो भी
कुरियर के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से की जाती है। ठीक है ना। तो डाक आदेश फुटकर विक्रेता अपने माल का विज्ञापन अखबारों और पत्रिकाओं में देते हैं। लोग जो है उन अखबारों और पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है, प्रचार पुस्तकों को देखते हैं, सूची पत्रों को पढ़ते हैं, विवरणिका को पढ़ते हैं, अगर उनको उस माल की क्वालिटी पसंद आती है, उसके बारे में चीज़ें पसंद आती हैं लिखी हुई, तो वो फिर अपना ऑर्डर देते हैं। ठीक है ना। जो कंपनी है उसको ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर के बदले जो भुगतान है, जो पैसा देते हैं, वो या तो मनी ऑर्डर से देते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देते हैं। ठीक है ना। कब देते हैं? माल के लिए आदेश देते समय। या तो वो दे सकते हैं कि जब वो माल के लिए ऑर्डर कर रहे हैं तब पैसे का भुगतान कर दें, या फिर जब वो डिलीवरी ले रहे हों, ठीक है ना, सुपुर्दगी के समय, जब डिलीवरी ले रहे हों उस समय भी भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मूल्य देय डाक जो होती है, ठीक है ना, VPP, उसकी व्यवस्था भी इनके द्वारा की जाती है। जो इस प्रकार का व्यापार करते हैं, जो कंपनियां करती हैं, वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम रखती हैं। अगर ग्राहक पहले पैसे देना चाहता है, पहले पैसे देके बुकिंग करा सकता है, और नहीं तो वो जब माल उसके घर पर डिलीवर होगा तब भी पैसे का भुगतान कर सकता है। ठीक है ना। दोनों व्यवस्थाएं हैं। तो इस पद्धति का क्रेता जो खरीदार है वो बहुत सरलता से घर बैठे अपनी पसंद की वस्तुओं का आदेश देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तथा विक्रेता भी अपनी माल की बिक्री दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों को कर सकते हैं। दोनों को फायदा है। तो डाक आदेश फुटकर व्यापार का लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ क्या है इसका, कि इस व्यवसाय को प्रारंभ करना कम खर्चीला है। कम खर्चीला क्यों है? क्योंकि आपको कोई एक पर्टिकुलर दुकान बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका सारा काम कैसे हो रहा है? डाक द्वारा हो रहा है। आप मैगजीन्स में, अपने अखबारों में, मैगजीन्स में अपने जो वस्तु है उसका एडवर्टाइजमेंट देते हो, उसका विज्ञापन करते हो, और जो उसके लिए प्रति आकर्षित होते हैं, जिन लोगों को अच्छा लगता है, वो लोग आपको ऑर्डर दे देते हैं, और ऑर्डर देने के ऊपर ही आप माल को बनाना शुरू करते हो। ठीक है ना। तो कितना ईजी है, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा दुकान बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसमें पूंजी का कुशल उपयोग होता है। ठीक है ना। पूंजी जो इसमें लगाई जाती है उसका कुशल उपयोग होता है। उसका जो खर्चा है वो सही से किया जाता है, ज़्यादा उसमें वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है ना। पूंजी का कुशल उपयोग इसमें इस तरीके से भी होता है क्योंकि इसमें बिचौलिए नहीं होते हैं। इसमें भी, जैसे पिछले हमने बहुसंख्यक दुकानों में पढ़ा था, इसमें भी बिचौलिए नहीं होते हैं। तो बिचौलिए नहीं होते हैं तो एक मध्यस्थ से दूसरे मध्यस्थ तक ले जाने का जो परिवहन का खर्चा है, ये सब चीज़ें जो है उसकी आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। वस्तुओं को सीधे ग्राहकों को भेज दिया जाता है। इससे ना तो तैयार माल के स्टॉक को रखने की आवश्यकता होती है और ना ही उनको अलमारियों में सजाने की आवश्यकता होती है। किसी साज सज्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से पूंजी का कुशल उपयोग होता है। फिर डाक आदेश फुटकर विक्रेता की पहुंच दूर दूर तक होती है। जहाँ जहाँ तक भी उसकी मैगजीन जाएगी या फिर जो अखबार जाएगा, जहाँ पर कि भी वो अपना विज्ञापन पहुँचा पाएगा, वहाँ तक वो अपना माल बेच पाएगा। ठीक है ना। केवल उस क्षेत्र में डाक या कुरियर सेवा उपलब्ध होनी चाहिए जहाँ पर उसे व्यापार करना है। खरीदार के लिए क्या फ़ायदा है? खरीदार घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार आदेश दे सकते हैं तथा घर बैठे ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहकों को डाक आदेश व्यापार से कम मूल्य पर माल उपलब्ध कराने का लाभ भी मिल जाता है, क्योंकि इनकी प्रचालन लागत बहुत कम होती है। इसमें खर्चा बहुत कम होता है, इसलिए ग्राहकों को भी माल सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। एक फ़ायदा ये है। अब हम बात करेंगे डाक आदेश फुटकर व्यापार की सीमाओं की। ठीक है ना। तो ये संभावना इसमें बनी रहती है कि जो ग्राहक है उसे अपनी पसंद की वस्तु ना मिले। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो केवल एक विज्ञापन को देखकर ही, क्योंकि उसने वस्तु को वैसे फिजिकली तो देखा नहीं है, केवल उसने वस्तु के बारे में पढ़ा है, उसकी फ़ोटो देखी है। ठीक है। तो हो सकता है, ये भी संभावना रहती है कि उसे अपनी पसंद की वस्तु ना मिले। विज्ञापन अथवा मूल्य सूची में दिखाए गए वस्तुओं का आकार, रंग, डिज़ाइन, ये सब जो चीज़ें हैं वो प्राप्त वस्तु से भिन्न हो सकती हैं, उससे अलग हो सकती हैं। ग्राहक और विक्रयकर्ता के बीच व्यक्तिगत तथा आमने सामने का संपर्क इसमें नहीं होता है। बाकी मीडियम इसमें होता है। ग्राहक आपकी दुकान पे आता है, आप उससे आमने सामने की बात करते हो, उससे उसकी पसंद पूछते हो, उसको क्या चीज़ पसंद नहीं है वो पूछते हो। ठीक है ना। और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपके प्रोडक्ट में, वो भी जानकारी आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर डाक आदेश फुटकर व्यापार में ये संभव नहीं हो पाता है। फिर जो ऐसी वस्तुएं हैं जो कि शीघ्र नष्ट हो सकती हैं, शीघ्र नाशवान वस्तुएं हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है ना, या फिर जिनकी तुरंत अथवा कम समय में आवश्यकता होती है, उनके लिए ये जो माध्यम है डाक वाला वो उपयुक्त नहीं है। एक एग्जाम्पल और है, जैसे दवाइयाँ हैं।
दवाइयों की आवश्यकता आपको कई बार तुरंत पड़ जाती है, तो उस केस में आप डाक से के माध्यम से आदेश नहीं दे पाते हो, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं के लिए ये जो सुविधा है वो उपयुक्त नहीं होती है। साथ साथ सभी प्रकार के उत्पादों के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है, हमने बात करी अभी। दैनिक उपयोग में आने वाली भारी वजन और बड़े आकार वाली तथा शीघ्र नाशवान वस्तुओं का इसके माध्यम से क्रय विक्रय संभव नहीं है, ये बात हम कर चुके हैं। इसमें व्यापार नकद ही होता है, पैसा आपको नकद देना पड़ता है, पहले देना पड़ता है और कैश में देना पड़ता है। तो क्रेता को उधार की सुविधा इसमें नहीं दी जाती है, ठीक है ना। अब एक जो अलग मॉडल है जिसको कि फ्रेंचाइज बोलते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात आती है कि फ्रेंचाइज क्या होता है। तो आपने कुछ खाने पीने की जगह, जलपान गृह, कार्ड और उपहार की दुकानें, ठीक है ना, या फिर खाने पीने की अगर बात करें तो जैसे डोमिनोज पिज्ज़ा देखे होंगे, पिज्ज़ा के आउटलेट देखे होंगे, बर्गर किंग के आउटलेट देखे होंगे, मैकडोनल्ड्स के आउटलेट देखे होंगे। तो ये सारे जो आउटलेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं, फिर भी वो जो हैं वो श्रृंखला भंडार या बहुसंख्यक दुकानें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनका स्वामित्व, इनका मालिकाना हक और इनका जो कंट्रोल है वो एक ही व्यक्ति के पास नहीं होता है, क्योंकि ये जो हैं ये उत्पादक या फिर विनिर्माता द्वारा नहीं चलाई जा रही होती, इसलिए ये बहुसंख्यक दुकानें नहीं हैं, ठीक है। तो फ्रेंचाइज क्या है? एक प्रकार की फुटकर व्यापार की व्यवस्था है जिसमें दो पक्ष एक समझौता करते हैं। इसमें दो पार्टी होती हैं, एक और दो, ये दोनों आपस में क्या करती हैं, एक समझौता करती हैं, ठीक है ना। तो जो पहली पार्टी होती है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज़र, ठीक है ना, और दूसरी होती है फ्रेंचाइजी, ठीक है ना। तो एक पक्ष क्या करता है, वो दूसरे पक्ष को निर्धारित वस्तुओं और सेवाओं को बेचने अथवा उत्पादन कर बेचने के लिए अधिकृत करता है, ठीक है ना। या तो वस्तुएं और सेवाएं वो खुद बना के देगा, वो आपको बेचनी है, या फिर आप उन वस्तुओं और सेवाओं का उसके द्वारा बताई गई विधि से उत्पादन करोगे और फिर बेचोगे, उसके लिए वो अधिकृत कर देगा आपको, ठीक है ना, ऑथराइज कर देगा। तो जो पक्ष वस्तु अथवा सेवा को विकसित करता है, जो उसको बनाता है, पहले बनाता है, और जो विशिष्ट ज्ञान का स्वामी होता है, जिसके पास उसका सारा नॉलेज होता है, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज़र। मैंने बताया ना, दो पार्टी होती हैं, ठीक है ना, पहली और दूसरी। पहली पार्टी होती है फ्रेंचाइज़र और दूसरी पार्टी होती है फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइज़र वो आदमी है जिसने कि उस प्रोडक्ट को बनाया है। तो मैकडोनल्ड के जो आइटम्स हैं, जो वो जिसने पहली बार बनाए हैं, जो कंपनी है मेन, वो उसकी फ्रेंचाइज़र है, ठीक है ना। और जो दूसरी कंपनी है वो उसके साथ एग्रीमेंट करती है, पहली कंपनी के साथ, और उसको एक फ़ीस अदा करती है, उसको पैसे देती है उसके ब्रांड को यूज़ करने के, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं, जैसे एपटेक है, एपटेक की भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, आर्चीज़ है, उसकी भी फ्रेंचाइजी मिलती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्या हैं, ये फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम है। तो जो दूसरा पक्ष होता है उसको फ्रेंचाइजी कहा जाता है, क्योंकि एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई, जो एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई हो सकती है, उस पर कंट्रोल फ्रेंचाइजर का नहीं होगा। जो फ्रेंचाइजर के उत्पाद या सेवा को बेचने के अधिकार को खरीदती है, क्या खरीद रही है उसमें, वो अधिकार खरीद रही है, उसके पास ये अधिकार है कि वो फ्रेंचाइजर के उत्पाद को बेच सके, जिसके बदले में वो फ्रेंचाइजर को एक निश्चित राशि का भुगतान करती है, जिसको कि फ़ीस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो फ्रेंचाइजी है वो फ्रेंचाइज़र को एक निश्चित राशि का भुगतान करती है, ठीक है, इसको फीस कहा जाता है। हमारे देश में फ्रेंचाइजी काफ़ी लोकप्रिय हुई है, विशेषतः पिछले दशक में। जो पिछला दशक रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इसमें लोकप्रियता बढ़ी है। आपने देखा होगा बहुत सारे आउटलेट्स आपके यहाँ खुल गए होंगे, डोमिनोज़ के, बर्गर किंग के, ठीक है ना, पिज़्ज़ा हट के, या फिर मैकडोनल्ड्स के। तो कई प्रकार के ऐसे व्यवसाय हैं जो पूरे देश में फैल गए हैं तथा जो फ्रेंचाइज समझौते के कारण फल फूल रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी की विशेषताएं क्या होती हैं? तो फ्रेंचाइजी की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ये फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के बीच समझौते पर आधारित होता है। जो फ्रेंचाइज व्यापार है वो फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के बीच समझौते पर आधारित होता है, जिसके अनुसार वह वाणिज्यिक संबंध बनाते हैं। कैसा संबंध? वाणिज्यिक, ठीक है, जिसमें क्रय विक्रय होता है, जो कि सामान्यतः एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। तो ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड समय अवधि के लिए फ्रेंचाइज़र ने फ्रेंचाइजी को दे दी है सारी अपनी टेक्निक जो है यूज़ करने के लिए, वो एक निश्चित समय अवधि के लिए, उसके बाद उसका रिन्यूअल वो करा सकता है, उसका नवीनीकरण हो जाता है। समझौते के अनुसार फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइज़र के स्वामित्व के ब्रांड की जो ब्रांड का नाम है, वो जो उत्पादन की प्रक्रिया है, वो उत्पाद के उपयोग का, बिक्री का अधिकार मिल जाता है। इसके बदले वह कुछ फीस चुकाता है।
फीस के कुछ भाग का भुगतान तो अनुबंध के समय तथा शेष का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है। तो कुछ भाग तो वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जब आप एग्रीमेंट करोगे, कुछ भाग तो आपको उसी समय देना पड़ेगा, और जो शेष भुगतान है वो नियमित रूप से जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते रह रहे हो हर महीने, उसके हिसाब से हो सकता है वो आपकी बिक्री के ऊपर आपसे ले, कितना आप बेच रहे हो उसके हिसाब से उसको आप दो। ठीक है ना। तो ये फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के बीच जो समझौता होगा उसमें चीज़ लिखी जाएगी कि किस हिसाब से वो पैसे का पेमेंट करेगा। तो अधिकांश मामलों में सभी फ्रेंचाइज दुकानों को पूर्व निर्धारित सजावट, जो पहले जो सजावट निर्धारित हो जाती है कंपनी के हिसाब से, कंपनी बताती है कैसे सजावट आपको करनी है, ग्राहकों को किस प्रकार से सर्विस आपको देनी है, ग्राहकों की क्या सेवा पद्धति रहेगी वो भी कंपनी बताएगी, उत्पादों के प्रकार आदि को एक समान रखना होता है। ठीक है ना। फ्रेंचाइज उन ब्रांडों के लिए उपयुक्त होता है, सही होता है, जिन्होंने बाज़ार में अपना कोई नाम कमाया है। तो फ्रेंचाइज़र ऐसे ही लोगों को फ्रेंचाइज़र बन पाएंगे जिनका कि काफ़ी मार्केट में नाम हो चुका है। कोई नया व्यक्ति आके फ्रेंचाइज़र का काम शुरू नहीं कर सकता है, पहले उसको अपना नाम मार्केट में जमाना होता है। ठीक है ना। उसका ब्रांड अगर फेमस हो गया तभी वो फ्रेंचाइज वाले व्यापार में जा सकता है। फ्रेंचाइज़र अपनी वस्तु एवं सेवाओं के लिए फ्रेंचाइजी का चयन करते समय बहुत चौकन्ना रहता है। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी कई बार उसको चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती हैं। ठीक है ना। अगर फ्रेंचाइजी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उससे फ्रेंचाइज़र की बदनामी भी हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर कोई फ्रेंचाइजी असफल रहता है तो ना केवल वो ब्रांड को बदनामी दिलाएगा, ब्रांड की बदनामी होगी, जब बल्कि फ्रेंचाइज़र के व्यवसाय की भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसमें भी बाधा पहुंचाएगा। ठीक है ना। उसके फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। अब है फ्रेंचाइज के लाभ। तो फ्रेंचाइज के क्या क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला लाभ है कि फ्रेंचाइज़र बिना अतिरिक्त पूंजी लगाए, फ्रेंचाइज़र को कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सारा पैसा फ्रेंचाइजी खर्च करता है। ठीक है ना। फ्रेंचाइज़र केवल अपने नाम का पैसा कमाता है, अपने ब्रांड का पैसा कमा रहा है, तो केवल उसको कोई पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है एडिशनल। वो अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकता है, अपने व्यवसाय को फैला सकता है। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइज़र के वर्तमान ब्रांड की ख्याति से लाभ उठा सकता है। फ्रेंचाइजी को ये फ़ायदा है कि उसको बना बनाया नाम यूज़ करने के लिए मिल गया, वो उसके नाम को यूज़ करके अपना जो प्रॉफिट है वो कमा सकता है। ग्राहक को क्या लाभ होता है? ये तो बात हुई फ्रेंचाइज़र की, ये फ्रेंचाइजी की। तो ग्राहक को क्वालिटी वाला प्रोडक्ट और सही प्राइस में, तो क्वालिटी और मूल्य, गुणवत्ता और मूल्य दोनों रूपों में मानकीय वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति का विश्वास प्राप्त होता है। फ्रेंचाइज़र के नेटवर्क के कारण ग्राहकों को उत्पाद एवं सेवा विस्तृत क्षेत्र में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंचाइज की सीमाओं की। तो फ्रेंचाइजी की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है ना। तो फ्रेंचाइजी का अगर व्यापार करने का तरीका ठीक नहीं है, वो व्यापार करने में यदि घटिया प्रदर्शन करता है तो इससे ब्रांड बदनाम होगा, जिसके कारण फ्रेंचाइज़र के व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फ्रेंचाइजी को यदि फ्रेंचाइज के व्यवसाय से लाभ प्राप्त नहीं होता है तो फ्रेंचाइज फीस उस पर बोझ बन जाएगी। एक तरफ तो आपने फ्रेंचाइजी ली है किसी की, और फ्रेंचाइजी लेने से आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो उसका आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको फ़ीस तो चुकानी है। ठीक है ना। कुछ फ़ीस तो ऐसी रहती है जो कि आपको चुकानी पड़ेगी, तो फ्रेंचाइजी फ़ीस आपके ऊपर बोझ की तरह बन सकती है। यदि उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा के संबंध में कोई शिकायत होती है तो उसके सामने समस्या पैदा हो जाती है कई बार कि वो शिकायत किससे करे, वो फ्रेंचाइजी से शिकायत करे कि फ्रेंचाइजर से शिकायत करे। ठीक है ना। तो ये जो सीमा है ये उपभोक्ता के लिए है, ये उपभोक्ता के लिए परेशानी है। अब हम बात करेंगे वितरण में आधुनिक परिवर्तन की। तो जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें किस प्रकार से नए नए तरीके के चेंजेस आए हैं। तो जैसे जैसे आप देखते हो आईटी के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, कंप्यूटर, टेलीफोन और इंटरनेट आदि का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके साथ साथ उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं के पहुंचाने में नए नए परिवर्तन हुए हैं। ठीक है ना। तो आज उपभोक्ता क्या कर सकता है, दिन या रात किसी भी समय घर बैठे अथवा दफ्तर छोड़े बिना अपनी मनपसंद वस्तुएं सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकता है। आप भी ऐसा अक्सर करते होंगे। ठीक है ना। तो वितरण में अगर हम आधुनिक परिवर्तनों की बात करें तो उसके तहत आपकी जो बुक है उसमें 3 प्रकार के परिवर्तन दिए गए हैं।
एक तो पहला जो परिवर्तन है, पहला जो बात है वो करी गई है प्रत्यक्ष विपणन की, जिसमें कि बीच के मध्यस्थों को हटाकर जो प्रोड्यूसर है, जो जो बनाता है सामान को, वो सीधे ग्राहकों तक अपने माल को पहुंचा रहा है। दूसरा है इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला विपणन, और तीसरा है टेली विपणन, जो कि टेलीविज़न के माध्यम से किया जाता है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें प्रत्यक्ष विपणन की, तो वितरण की जो ये प्रणाली होती है, इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो मध्यस्थों की श्रृंखला को अलग हटाकर उपभोक्ता तक सीधे पहुंचते हैं और बिना थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता की सहायता के उन्हें वस्तुओं और सेवाएं बेचते हैं। ठीक है ना, एक तो काम ये होता है। विनिर्माता जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, वो संभावित ग्राहकों को विज्ञापनों द्वारा अपने उत्पादों की जानकारी देते हैं। वो टेलीविज़न, रेडियो, पत्रिकाएं, इन सब में विज्ञापन देते हैं, जिससे कि जो ग्राहक हैं उन तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके लिए वह विज्ञापन अथवा मूल्य सूची पत्र एवं विपणिका को माध्यम बनाते हैं। ठीक है ना, विज्ञापन के लिए विज्ञापन का यूज़ करेंगे, या फिर मूल्य सूची पत्र का यूज़ करेंगे, या फिर ब्रोशर का, जिसको विपणिका बोलते हैं हिंदी में। ग्राहक अगर वस्तु को खरीदना चाहता है, क्रय करना चाहता है, तो वो विनिर्माता को आदेश देता है, ठीक है ना, ऑर्डर देता है कि आप मेरे को इस माल की डिलीवरी करिए। तो फिर जब ऑर्डर मिलता है तो ग्राहक को कुरियर, डाक या फिर विक्रयकर्ता के माध्यम से उत्पाद की सुपुर्दगी कर दी जाती है। हो सकता है कि उसको डाक या कुरियर की आवश्यकता ना पड़े, उसके पास खुद के डिलीवरी बॉय हों, खुद के डिलीवरी मैन हों, तो वो उनके माध्यम से उत्पाद की डिलीवरी कर देता है। प्रत्यक्ष विपणन का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को मध्यस्थ के हिस्से के लाभ को बचा लेने का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें बिचौलिए नहीं होते हैं। तो जो कमीशन, जो लाभ, जो प्रॉफिट उनके साथ बांटना पड़ता है, वो ग्राहक और जो उत्पादक हैं वो आपस में बांट लेते हैं। ठीक है ना, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को मध्यस्थ के हिस्से के लाभ को बचा लेने का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया अभी भी। तो उत्पादक जब उपभोक्ता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करता है तो लेन देन तेज गति से होता है। साथ साथ उधर जो उत्पादक होता है उसको माल में सुधार करने के लिए बहुत सारे फीडबैक भी, प्रत्युत्तर जो होते हैं वो सीधे उपभोक्ता से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वो अपने माल में जो आमूल चूल परिवर्तन है जो कि उसको करने चाहिए ताकि उसका माल की क्वालिटी ठीक हो, वो कर सकता है। ईजिली उसको फीडबैक आराम से मिल जाती है। ठीक है ना, तो विनिर्माता द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार के जो कम्युनिकेशन का जो उपयोग किया जाता है उसके आधार पर प्रत्यक्ष विपणन कई वर्गों में बांटा जा सकता है। इसके लिए विनिर्माता कुछ जो चीज़ें हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं किस हिसाब से बांटने के लिए। पहला है मूल्य सूची फुटकर व्यापार में ग्राहकों को उत्पाद के संबंध में सूचित करने के लिए एक क्या कहना चाहिए उसको, प्राइस वाली एक टेबल आप उपलब्ध करा देते हैं, जिसमें कि आपके माल के जो आपके पास माल की वैरायटी है उसके हिसाब से उसके प्राइस दिए होते हैं। इसको मूल्य सूची बोलते हैं। टेलीविज़न विज्ञापन दे सकता है। टेलीविज़न विज्ञापन जिसे टेलीविज़न के माध्यम से फुटकर व्यापार कहते हैं, या फिर पुस्तिकाएं, पत्र आदि उनका उपयोग कर सकता है जिन्हें डाक द्वारा भेजा जाता है और उसे प्रत्यक्ष डाक द्वारा फुटकर व्यापार कहते हैं। ठीक है ना, तो जिन उत्पादों को सुविधा से और सुरक्षित डाक कुरियर से ग्राहकों को भेजा जा सकता है तथा जिनकी उपयोगिता और विवरण मूल्य सूची पत्र अथवा टेलीविज़न पर विज्ञापन के द्वारा सरलता से संप्रेषित किया जा सकता है, उनको साधारणतः प्रत्यक्ष विक्रय विधि के द्वारा बेचा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको बेच सकते हो आप? किताबें बेच सकते हो, पत्रिकाएं बेच सकते हो, जो एक्सरसाइज के जो उपकरण होते हैं वो बेच सकते हो, कुछ विशेष प्रकार के फर्नीचर हैं जिसको आप बेच सकते हो। तो इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विपणन। ठीक है ना, बाकी के जो 2 प्रकार के विपणन हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने आपको बताया, इस पर आप हमें मैसेजेस के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमें मैसेजेस के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप लोगों से फिर वही अनुरोध है एक बार कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।